हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत ही प्यार दिखाया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आगे भी वीडियो ऐसी तरह का बनाते रहूँगा। इसके पहले हम लोग 4 नंबर पार्ट तक देख चुके हैं और आज हमें देखना है 5 नंबर पार्ट्स, यानी कि 4 नंबर पार्ट्स में 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज 5वें नंबर पार्ट्स में 101 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। मैं अपना पूरा 100% देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो आइए बस उसी जैसा जैसे हम लोग पीछे जितने भी वीडियो में बिना टाइम लॉस किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आज भी अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे कि एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस B5 क्या निरूपित करता है। अच्छा, मैंने पिछला वीडियो में आपसे पूछा भी था, सेल का नाम पूछा था कि बताइए इस सेल का नाम क्या होगा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि उस सेल का नाम क्या होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर उसका प्रश्न भी दे दिया है, तो इस प्रश्न के माध्यम से भी जानेंगे और जो पीछे वाला आप देखे होंगे वीडियो वहाँ से भी आपको समझ ज़रूर आया होगा। तो B5 का निरूपित करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल एड्रेस B5 का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं फिर से। ये आपका एक्सेल हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन होता है और एक नीचे की तरफ लाइन होता है। ठीक, मैंने ये लाइन दोनों लाइन को मिटा दे रहा हूँ, गलती से आ गया है। और एक इस तरफ का लाइन होता है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक, और बाकी सारे ऐसे ऐसे डिवाइड रहता है। चलिए मैंने सबको डिवाइड कर दिया, ऐसे भी डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा होता है A, इसके बगल वाला में B, इसके बगल वाला में C, इसमें D, इसमें E, इसमें F, इसी तरह आगे भी, आगे कहाँ तक जाता है तो X F D तक जाता है। और यहाँ पर 1 लिखा होता है, नीचे 2 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है। ठीक, मैंने आपको बताया भी था कि इस सेल का एड्रेस कैसे निरूपित करेंगे। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो इधर गया है इस लाइन को बोला जाता है रो। ठीक, और इस लाइन को क्या बोलते हैं जो नीचे की तरफ गया है, तो इसको बोलते हैं कलन। ठीक, इसको बोलते हैं कलन। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको निर्धारित कैसे करते हैं, सेल का एड्रेस कैसे निर्धारित करते हैं, तब पहले रो लेंगे। जैसे मैंने अभी जिसमें टिक किया हूँ तो 21 रो में है, इधर से देखेंगे तो डी में है, ठीक है ना, 21 में है तो डी में है। ठीक, अब इसको कलन में देखेंगे, किस कलन में है तो 2 में है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि D2 में है। ठीक है ना, इस सेल का एड्रेस हो जाएगा D2, इस सेल का एड्रेस कौन सा हो जाएगा, D2 हो जाएगा। मैंने फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश किया हूँ और देखते हैं ऑप्शन की तरफ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। लिख रहा है कि सेल में स्टोर वैल्यू B5, नहीं ये गलत है। आगे कह रहा है कि किसी अन्य सेल को संदर्भित करने वाला फार्मूला, इसमें तो फार्मूला का कोई बात नहीं है, भी गलत है। आगे कह रहा है कलम B और रो 5। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर मैं बताया हूँ ये जो B जो है क्या है, B क्या है, रो है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कलम B, ये गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है रो B, हाँ ये जो ABCD लिखा हुआ है ये रो में लिखा हुआ है तो ये सही है। और कलन 5, हाँ 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है कलन में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बोल सकते हैं। जो अच्छे से एक्सेल में काम किया होगा ना वो सब समझ रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं भी काम किए होंगे तो मैं आपको पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूर सिखा दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले, हाई क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना।
क्या पूछ रहा है हमसे? प्रिंटर का नाम पूछ रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें बहुत हाई क्वालिटी में पिक्चर आता है। मतलब जैसे प्रिंट करेंगे या फ़ोटो निकालेंगे तो बहुत ही उच्च क्वालिटी के फ़ोटो दिखाई देगा, अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो दिखाई देगा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये तो है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर तो ये होगा नहीं, यहाँ पर उच्च क्वालिटी का नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर आप फ़ोटो अपना निकलवाए होंगे किसी स्टूडियो में तो देखे होंगे प्रिंटर होता है स्पेशल। जो प्रिंटर होगा इंकजेट वाला में ना, जो फ़ोटो का स्पेशल प्रिंटर होता है, इसमें 6 टैंक लगा होता है। ऐसे जनरली देखेगा तो 4 टैंक वाला ही मिलेगा। 6 टैंक कहने का मतलब कि इसमें 6 कलर डाला जाता है। और एक प्रिंटर मिलेगा आपको जिससे डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर फ़ोटो भी प्रिंट किया जाता है, उसमें 4 टैंक लगा होता है। तो जो 6 टैंक वाला है ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो देता है। जो 4 टैंक वाला होता है ना, यानी जिसमें 4 कलर डाला जाता है, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का मतलब इमेज देता है, प्रिंट देता है। तो ऐसे प्रिंटर को इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है ना, ऐसे प्रिंटर को इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। जैसे दुकान पर आप देखे होंगे तो उसमें इंकजेट प्रिंटर होता है। उसके बाद में आप एक बड़ा सा प्रिंटर देखे होंगे, बड़ा सा, जिसमें ब्लैक एंड वाइट निकलता है। आजकल तो कलर भी आ गया है, लेकिन आप ज़्यादातर देखे होंगे कि ब्लैक एंड वाइट ही पेपर निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर है। बड़ा वाला जो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर क्या होता है कि जितने भी प्रिंटर होता है उन सभी का सबसे फास्ट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर, यानी कि सबसे फास्ट प्रिंट करता है। बस कुछ ही सेकंड में आपका प्रिंट निकाल कर दे देगा। जबकि इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसके अपेक्षा स्लो होता है, इससे फास्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रकार का प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर, ठीक। उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तो स्लो प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देखे होंगे। डॉट मैट्रिक्स से उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे आप रेलवे के टिकट उकट वगैरह लिए होंगे ना, तो वहाँ पर जो प्रिंटर लगा होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक एक गेम खेलने वाला इनपुट डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक। आप समझ गए होंगे। अच्छा प्रोजेक्टर कौन सा डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक। प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा अल्ट टैब वाला प्रश्न पहले भी आया था, पीछे भी आया है, तो आप लोग इसका तो सॉल्यूशन समझ गए होंगे क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। टास्क मैनेजर ओपन होता है, अल्ट टैब से टास्क मैनेजर ओपन नहीं होता है। सभी विंडोज मिनिमाइज हो जाता है, नहीं सभी विंडोज मिनिमाइज नहीं होता है। सभी विंडोज मिनिमाइज करने के लिए आपको विंडो के साथ में एम बटन दबाना होता है। जैसे विंडो एम बटन दबाइएगा तो सभी के सभी विंडो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, हाँ ये सही है। अल्ट टैब बटन दबाएंगे तो ओपन एप्लीकेशन जो होगा ना उसके बीच स्विच करना। अच्छा ओपन एप्लीकेशन कहने का मतलब आपके पास वर्ड का खुला हुआ है पेज, उसके बाद में एक्सेल का पेज खुला हुआ है, उसके बाद में पावर पॉइंट का पेज खुला हुआ है, उसके बाद में हो सकता है VLC का पेज खुला हुआ है, कोई वीडियो वाला फाइल खुला हुआ है। जैसे अल्ट टैब बटन दबाइएगा, अल्ट के साथ टैब दबाइएगा तो पहले स्क्रीन पर ये डब्लू वाला दिखाई देगा, फिर टैब दबाइएगा, मतलब अल्ट के साथ बोल रहे हैं। अल्ट छोड़ना नहीं, अल्ट को दबा ले रहिएगा। उसके बाद में टैब को बार बार प्रेस करना है। अल्ट दबाकर एक बार टैब प्रेस करेंगे तो डब्लू वाला आएगा, यानी कि वर्ड का फाइल खुलेगा। फिर फिर टैब प्रेस करिएगा तो एक्सेल का खुलेगा, फिर टैब प्रेस करिएगा तो पावर पॉइंट खुलेगा, फिर टैब प्रेस करिएगा तो VLC खुलेगा, फिर टैब करिएगा तो और जो भी अन्य फाइल होगा खुलेगा। अगर नहीं है तो फिर अगर मान लीजिए 2 ही फाइल है तो 2 ही फाइल बारी बारी से खुलता रहेगा। मतलब स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसमें से जो आपको क्लिक करना होगा, मतलब जो आपको ओपन करना है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, बस टैब को छोड़ देना है और अल्ट को भी छोड़ देना है, वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, यानी कि स्क्रीन पर वहीं दिखने लगेगा। तो याद रखिएगा कि ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विचिंग करना। स्विचिंग मतलब एक दूसरे को क्लोज करके तीसरा खोलना, तीसरा को क्लोज करके चौथा खोलना, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विंडोज 11 OS में फाइल या फोल्डर का नाम में निम्नलिखित में से किसे अनुमति नहीं किया दिया जाता है, मतलब अलाउड नहीं किया जाता है। आपको कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई फोल्डर बनाने का या फिर कोई फाइल बना रहे हैं, तो इन सारे ऑप्शंस में से जो भी प्रतीक दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है, किसको अलाउड नहीं करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नया फोल्डर क्रिएट किया तो यहाँ से नाम पूछता है, तो जब नाम लिखिएगा तो इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा। मतलब अलाउड नहीं करने का मतलब ऐसे लिखिएगा ना तो लिखाएगा ही नहीं, वहाँ पर कुछ मैसेज लिख कर आएगा आपको।
तो हाइफ़न हाइफ़न लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं और अक्षर लेटर तो लिख ही सकते हैं। बात करेंगे स्टार और प्रश्न का चिन्ह, तो ये नहीं लिख सकते हैं, तो किसको अलाउ नहीं करता? तो इसको अलाउ नहीं करता। इसके साथ और किसको-किसको अलाउ नहीं करता है? जैसे फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसको नहीं अलाउ करेगा, बैकवर्ड स्लैश होता है, इसको नहीं अलाउ करता है, सेमीकोलन जो होता है, इसको अलाउ नहीं करता है। ये जो ग्रेटर देन लेस देन होता है, इसको अलाउ नहीं करता है, प्रश्न के चिन्ह के अलाउ नहीं करता है, स्टार को अलाउ नहीं करता। तो ये सब नोट कर लीजिए, आपको अगले एग्जाम में हो सकता है पूछ सके। जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, तो ये सब नोट करके जाइएगा। इतना सारा जो होता है, ये सब किसी भी फाइल फोल्डर का जब नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे, तो ये सब सिंबल नहीं लेता है। बाकी इसके अलावा छोड़कर हाइफन ले लेगा, अंडरस्कोर ले लेगा, अक्षर ले लेगा, लेटर ले लेगा। बाकी स्टार का चिन्ह, या फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, सेमीकोलन, छोटा और बड़ा वाला चिन्ह और क्वेश्चन का चिन्ह, ये सब नहीं लेता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट्स भी ज़रूर कर लीजिएगा इसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, और एक बात, जिस प्रश्न पर ज़्यादा टाइम देना होगा ना, वहाँ मैं ज़रूर आपको डिटेल्स ले बताऊँगा। इस पे कुछ ज़्यादा टाइम देने योग्य है नहीं, जो था मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। करेगा, कई विंडोज एप्लीकेशन में अल्ट प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? अल्ट के साथ में स्पेस बार दबाएंगे तो इनमें से क्या होगा, ये पूछ रहा है। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। टास्क मैनेजर खुलता है, एप्लीकेशन का मुख्य मेनू, एप्लीकेशन का मुख्य मेनू बार खुलता है, डायलॉग बॉक्स रन होता है। वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू बार खुलता है, जिससे मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर मैं बताऊंगा और आपको करके भी दिखाऊंगा कि जैसे किसी भी विंडो की बात करें, कोई भी विंडो खुला हुआ है, जैसे एक्सेल ही खुला हुआ है, वर्ड ही खुला हुआ है, तो अल्ट के साथ में स्पेस बटन दबाएंगे तो क्या होगा? टास्क मैनेजर खुलेगा। ये गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेगा, वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम में मेनू खुलता है, ठीक है ना, और उस मेनू में क्या क्या दिया रहता है? जैसे मूव करने के लिए साइज़ दिया रहेगा, मिनिमाइज दिया रहेगा, मैक्सिमाइज दिया रहेगा, क्लोज का बटन दिया रहेगा, जैसे विकल्प शामिल होते हैं। मैंने आपको करके अभी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया और ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है। मैंने अल्ट के साथ में स्पेस दबा रहा हूँ, अल्ट के साथ में स्पेस दबा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये मतलब सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें वहाँ पर लिखा भी था स्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो ये कब आएगा? जो भी विंडो खुला रहेगा, अल्ट के साथ में स्पेस बटन दबाएंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू खुलता है, उसको सिस्टम मेनू बोलते हैं, इसको सिस्टम मेनू बोलते हैं। अल्ट के साथ में मैंने फिर से दबा रहा हूँ, अल्ट और टैब। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम मेनू खुल गया है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में जब कोई यूज़र टेक्स्ट के एक ब्लॉक को डॉक्यूमेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किन क्रियाओं का अनुक्रम क्रियान्वित किया जाना चाहिए? अच्छा, आप पहले से क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो धीरे धीरे हाई हो रहा है। जितने भी आगे क्वेश्चन जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा, क्योंकि मैंने इजी टू हार्ड के रूप में सजाया हूँ कि पहले इजी क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टॉप करते जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। एमएस वर्ड में जब कोई यूज़र टेक्स्ट के एक ब्लॉक को डॉक्यूमेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना चाहता है, डॉक्यूमेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना चाहता है, ये जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, यहाँ से ये यहाँ ले जाना चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखेंगे ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट को कट करें और टेक्स्ट को वांछित स्थान पर पेस्ट करें। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, बट आगे भी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेंगे। टेक्स्ट को टाइप करें, टाइप का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं इधर काट रहा हूँ। आगे कर रहा है टेक्स्ट को हाईलाइट करें, हाईलाइट भी नहीं होगा। टेक्स्ट को कॉपी करें, अच्छा कॉपी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, एक ब्लॉक और डॉक्यूमेंट एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना है। यहाँ से देखिए लिख रहा है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना है, ये बात, ये एक हिस्से से कहाँ ले जाना है? दूसरे हिस्से में ले जाना है। इसका मतलब कह रहा है कि कट करने के बाद में पेस्ट करने को बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस टेक्स्ट को यहाँ से कट कर लेंगे और दूसरे हिस्से में जाकर पेस्ट कर देंगे, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अधिकांश लेगेसी और मानक विंडो एप्लीकेशन में फाइल मेनू एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन मुख्यतः उपयोग किया जाता है? फाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए कह रहा है कि मान लीजिए कीबोर्ड से, अच्छा ये कीबोर्ड के बोल रहा है, मानक विंडोज यानी कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में बात कर रहा है, या फिर स्टैंडर्ड विंडोज के बारे में बात कर रहा है। फाइल मेनू को ओपन करने के लिए कौन सा बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक अल्ट का और एक आपको लाजवाब तरीका बता रहा हूँ अल्ट बटन का। जैसे आप कोई भी विंडो में काम कर रहे हैं,
कोई भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, हो सकता है वर्ड में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, वर्ड में देखिएगा तो फाइल मेनू भी लिखा रहता है, होम मेनू भी रहता है, उसके बाद में इंसर्ट मेनू भी रहता है। जैसे फाइल पर क्लिक करिएगा तो फाइल में जो भी होगा वो नीचे खुल जाएगा, होम पे क्लिक करिएगा तो होम में जो भी होगा इसमें दिखाई देगा, इंसर्ट में क्लिक करिएगा तो इंसर्ट वाला भी इसमें दिखाई देगा, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब अल्ट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अल्ट बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में इसके नीचे या फिर इसके माथे पर लिख कर आएगा, कोई एक वर्ड लिखाएगा, फिर 2 वर्ड लिखा आ सकता हो सकता है यहाँ पर एफ लिख कर आ रहा है। इसका मतलब कि अल्ट बटन दबाने के बाद अगर एफ बटन दबाइएगा तो फाइल खुलेगा, ठीक। हो सकता है इस पे एच लिख कर आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लेटर ही लिख कर आए, वो जिस कोडिंग में किया होगा वो कोड लिख कर आएगा। जैसे एच दबाएंगे तो होम मेनू खुलेगा, इंसर्ट के लिए जो भी दबाएंगे वो इंसर्ट खुलेगा। ध्यान रखिएगा, ये कब होगा, जब अल्ट के साथ कोई बटन दबाइएगा, पहले अल्ट बटन दबा लीजिएगा तो सबके माथे पर लिख कर आ जाएगा फाइल के लिए कौन सा बटन दबाना है, होम के लिए कौन सा बटन दबाना है और इंसर्ट के लिए कौन बटन दबाना है। जैसे एफ बटन दबाइएगा तो फाइल खुल जाएगा, और फाइल के अंदर जो जितने भी ऑप्शन रहेंगे इनके सामने भी छोटे छोटे बॉक्स में लेटर लिखा रहेगा। जैसे बी है तो बी बटन दबाइएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे सी है, सी बटन दबाइएगा तो यहाँ पर जो बटन है वो खुल जाएगा। तो पहले इसको मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको लाइव करके दिखा भी रहा हूँ आपको। तो फाइल मेनू में जाना है, तो फाइल मेनू में जाने को अल्ट के साथ इंसर्ट तो नहीं दबाना होगा, अल्ट के साथ डिलीट भी नहीं दबाना होगा, अल्ट के साथ टैब भी नहीं, तो स्विचिंग करने के लिए टैब होता है। अल्ट के साथ में एफ बटन दबाइएगा तो कौन सा खुलेगा, वो फाइल मेनू खुल जाएगा, ठीक। चलिए मैंने आपको लाइव करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया और कीबोर्ड से मैंने अल्ट बटन प्रेस कर दिया, देखिएगा पीला पीला कलर में आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा बॉक्स में लेटर लिख रहा होगा, ABCD का लेटर दिख रहा होगा। जैसे मुझे फाइल खोलना होगा तो फाइल के लिए एफ़ है, होम खोलना होगा तो एच है, इंसर्ट खोलना होगा तो एन है। मैंने एफ़ को दबा कर दिखा रहा हूँ, एफ़ मैंने जैसे ही दबाया देखिएगा फाइल खुल गया, ठीक है। और फाइल में भी देखिए इतना सारा ये पीला पीला बॉक्स दिख रहा है, अब इसमें से कौन खोलना है। जैसे इसमें से हमको एक्सपोर्ट वाला खोलना है, ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है ना, तो ई बटन दबा देंगे, देखिए ये खुल गया। अब इसमें से कौन दबाना है, मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास माउस नहीं है तो कीबोर्ड के सहायता से यानी कि अल्ट बटन प्रेस करके और कीबोर्ड के सहायता से पूरा का पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, चलते हैं पीछे। और जैसे इसमें से आपको और कुछ क्या, जैसे मान लीजिए हेल्प खोलना है तो हेल्प के लिए क्या है, वाई है, मैंने वाई बटन दबा दिया, हेल्प वाला खुल गया। अब हेल्प में कौन खोलना है, जैसे इतना सारा दिखाई दे रहा है HCK, इसमें से कौन सा खोलना है, जो भी खोलना है कीबोर्ड से बटन दबाइएगा खुल जाएगा, ठीक। तो ये यही बात पूछा था, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे और मैं तो आंसर बता भी दिया हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट के साथ में एफ। अब अल्ट के साथ में एफ बटन दबाएंगे तो फाइल मेनू खुल जाएगा, ठीक। चलिए अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में नेम्ड रेंज यानी कि नेम के रेंज को परिभाषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नेम रेंज क्या होता है, मैंने नेम रेंज के बारे में बता रहा हूँ आपको कि नेम रेंज क्या होता है। जैसे ये एक्सेल का सीट हो जाएगा, ठीक। मैंने इतना सारा सेल को सिलेक्ट कर लिया हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अच्छा, नेम रेंज 2 तरीक़ा से होगा, एक नेम मैनेजर में आपको नेम मिलेगा और एक ऐसे भी जनरल में नेम रेंज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो है इसका नाम तो पता चल गया होगा कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। अब कहाँ से सिलेक्ट किए नेम रेंज, इसको देना होगा कहाँ से सिलेक्ट किए। तो पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट है, तो फर्स्ट देखिएगा यहाँ से A से स्टार्ट है, ठीक है ना, तो पहले A लिख लेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए A वाला में नहीं सिलेक्ट करता, हम B से सिलेक्ट करते हैं तो A को छोड़कर B लिखते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि कौन सा कलन में है, तो एक में है तो यहाँ से A1 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर सेमी कलन दे देंगे, सेमी कलन का चिन्ह दे देंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट देखेंगे तो लास्ट में A में है, हाँ, B में है, B में भी है, C में भी है, हाँ, D में है, नहीं, D को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, लाल रंग से मैंने किया हूँ तो लाल रंग का रेंज देखिएगा यहाँ से। तो C के बाद में D में नहीं है तो मैंने C तक ही लूँगा, यहाँ से इसको C लिख देंगे, ठीक। और इधर देखेंगे 1 में है, हाँ है, 2 में है, 3 में है, नहीं 3 में नहीं है, 2 में है खाली, तो यहाँ पर लिख देंगे C2। तो A1 इज टू C2, ये क्या हो जाएगा, सेल का नेम रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैंने A1 से लेकर C2 तक सेल को सिलेक्ट किया हूँ, इसको नेम रेंज बोल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से ऑप्शन के द्वारा
कह रहे कि जी चयनित डेटा से एक विजुअल चार्ट या ग्राफ बनाना है। नहीं, आगे कह रहा है सेल्स की चयनित रेंज में डेटा को एनक्रिप्ट करना। नहीं, ये भी नहीं है। आगे कह रहा है कि सेल्स के समूह पर विशिष्ट फॉर्मेटिंग लागू करना। विशेष फॉर्मेटिंग यहाँ से नहीं लागू होगा, एनक्रिप्ट भी यहाँ से नहीं होगा। एनक्रिप्ट तो फाइल मेनू से जाकर होता है, ये भी दोनों गलत है, ये भी गलत है। और चार्ट भी यहाँ से नहीं होगा। आगे करेगा सूत्रों में अधिक वर्णनात्मक और समझाने में आसान नाम का उपयोग करके किसी सेल या सेल के रेंज को संदर्भित करते हैं। हाँ, ये सही है। और इसका मैंने और एक कथन बता रहा हूँ, मैंने इसको सही कर दिया, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे एक ऑप्शन होता है एक्सेल में फाइल मैनेजर। जैसे मैंने उस फाइल मैनेजर में जाकर जितने सारे सेल सेलेक्ट किया हूँ, इस सेलेक्ट सेल करने मैंने नाम लिख दे रहा हूँ क्लिक, CLICK। ठीक, मैंने इसका नाम क्लिक लिख दिया। अब आप जितने भी एक्टिव सेल है, जितने भी मैंने सेल को सिलेक्ट किया हूँ, इस सेल में जो भी आपको क्रिया करना होगा, तो रेंज ना देकर हम डायरेक्ट क्लिक भी लिख देंगे ना, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इस टाइप से। मैंने इसका फार्मूला लगाया इज इक्वल टू सम, ये ऐड का फार्मूला होता है। मैंने सेल रेंज भी दे सकता हूँ A1:C2। मैंने A1:C2 ना देकर मैंने यहाँ पर क्लिक लिख दे रहा हूँ, क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक लिख कर कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे, ये फार्मूला लागू हो जाएगा। यानी कि ये सबको जोड़ देगा। कितना होगा? तो 3 3 6 5 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। सेल में 11 लेकर आ जाएगा। ठीक, तो यही बोल रहा है कि सूत्रों में, अच्छा मैंने अभी फार्मूला लगाकर इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर फार्मूला का ऐड किया था। अधिक वर्णनात्मक और समझाने में आसान नाम का उपयोग करके किसी सेल या सेल के रेंज को संदर्भित कर सकते। अब जो मैंने क्लिक लिखा हूँ, ये क्या है? सेल का रेंज है। ठीक, अब समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अच्छा इसको मैंने एक्सेल में जाकर भी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत होगा, तो मैंने एक्सेल खोल के भी बता दे रहा हूँ। चलिए आते हैं हम एक्सेल में। ये रहा मेरा एक्सेल के फाइल। ठीक, मैंने इतना सारे सेल को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर C4 लिखा हुआ है। ये अच्छा C4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह फर्स्ट सेल का नाम प्रदर्शित करता है। इसमें मैंने कुछ डेटा लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से बॉर्डर लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा हाईलाइट हो गया। ठीक, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा फिल कर दे रहा हूँ। और भी डेटा फिल करना है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, इतना ही डेटा काफ़ी है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर सेल रेंज दे रहा हूँ, सेल का रेंज दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इज इक्वल टू, मैंने बराबर का चिन्ह दे दिया, इज इक्वल टू जो भी आपको फार्मूला अप्लाई करना हो, फार्मूला का नाम लिखिएगा। जैसे मैंने सम का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, सम का फार्मूला ऐड करने के लिए होता है। अच्छा, मैंने आपको डिटेल्स वीडियो जो बनाऊंगा एक्सेल का, वर्ड का और पावर पॉइंट का, तो बहुत ही अच्छा से इस सबको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, आप यहाँ से कॉस्ट देंगे। उसके बाद में सेल का फर्स्ट एड्रेस डालेंगे कि सेल का फर्स्ट एड्रेस क्या है। ठीक, तो सेल का फर्स्ट एड्रेस जो है मेरा, आप लोग भी मन में सोच लीजिएगा। सेल का फर्स्ट एड्रेस यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा तो भी हो जाएगा। अगर जैसे मैंने आपको नाम इसका रीड नहीं करने आ रहा है तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा, वो एड्रेस ले लेगा। देखिए B3 है, यहाँ पर B3 लिख दिया। उसके बाद में लास्ट है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये जितने भी डिजिट लिखा हुआ 5 7 6 5 5 जितने भी लिखा हुआ है ना, इन सभी को मुझे ऐड करना है। तो मैंने शुरुआती से ले लूँगा। अच्छा देखिएगा, इसमें तो लिखा नहीं है, B3 में तो लिखा नहीं है, लेकिन C3 में लिखा हुआ है। तो मैंने B3 इसलिए लिया, अगर मैंने C3 लेता तो ये 4 छूट जाता, क्योंकि 4 लिखा हुआ है B में। आपको इसका रेंज मतलब लेने का तरीका देखिएगा। पहले आप रो को डिसाइड कर लीजिएगा या फिर कॉलम को डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ से A आइए, A में लिखा हुआ है तो न लिखा हुआ है, B में लिखा हुआ है तो हाँ लिखा हुआ है, तो मैंने B लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अब इसमें आएंगे कॉलम में। 1 में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है तो हाँ लिखा हुआ है 3 में। जैसे यहाँ पर 3 में लिखा हुआ है तो मैंने B3 ले लिया। उसके बाद अब हम सेमी कॉलन का चिन्ह दे देंगे। ठीक, ये चिन्ह देने के बाद में लास्ट रेंज पूछ रहा है, लास्ट रेंज आएंगे यहाँ से लास्ट रेंज में। तो लास्ट रेंज देखिएगा, उसके बाद में F में, यहाँ पर F जो लिखा हुआ है, F में लिखा हुआ है, हाँ F में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से F दे दिया। ठीक, उसके बाद अब हम किसको डिसाइड करेंगे? तो कॉलन को डिसाइड करेंगे। कॉलन में आइए, यहाँ से यहाँ पर 3 में तो लिखा हुआ है, 3 के बाद चलेंगे 4 में, 4 में, 5 में, 6 में लिखा हुआ है, 7 में, 8 में भी लिखा हुआ है,
9 में लिखा हुआ है, 9 में देखिए लिखा हुआ है, इसका सामने दिखेगा, 9 के सामने लिखा हुआ है। 10 में लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ 9 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 9 जैसे ही 9 दबाएंगे रेंज को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। देखिए उसको सिलेक्ट कर लिया, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट कर लिया सबको। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसके अंदर आ गया है। अब कोष्ट को बंद करिएगा, बंद करने के बाद में इंटर बटन दबा दीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है ना, 44 हो जाएगा। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको मैंने अभी बोला था नेम मैनेजर के बारे में, तो नेम मैनेजर भी देख लीजिएगा, आगे भी आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए नेम मैनेजर है। चलिए मैंने फिर आपको करके दिखा ही रहा हूँ नेम मैनेजर के बारे में। यहाँ पर जैसे नेम है, अच्छा ये सब करने से ये आपको फ़ायदा होगा कि जब इसको देखिएगा कैसे किया जाता है ना, तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा आपको। जो भी इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछेगा तो आप ज़रूर उसका आंसर दे पाइएगा। तो इससे घबराइएगा मत कि टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, एक ही बार लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, क्या नाम देना था, तो जो भी नाम देना है यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर रेंज पूछ रहा है रेफरेंस में, तो सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक मुझे ऐड करना वहाँ तक मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, ठीक। अब ये मेरा ऐड हो गया है, क्लोज, इसको कोई काम नहीं है, मैंने ऐड कर दिया। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है कि फिर से मुझे सम का फार्मूला लगाना, तो इक्वल टू SUM। अब मैंने यहाँ पर सेल का एड्रेस ना देकर जिस नाम से मैंने ऐड किया हूँ उस नाम को यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मैंने जैसे देखिए क्लिक लिखा हूँ ना, सबको सिलेक्ट कर लिया, फिर से एंटर बटन दबा देंगे, देखिए आ गया यहाँ से। तो ये क्वेश्चन में इसी के बारे में बोल रहा था, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इस सूत्रों में अधिक वर्णनात्मक और समझने में आसान नाम का उपयोग करके किसी सेल या सेल के रेंज को संदर्भित करता है, सेल के रेंज को प्रदर्शित करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है। पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में, अच्छा जो F5 हो, अगर डिस्प्ले पर रहिएगा और F5 बटन प्रेस करिएगा तो रिफ्रेश होगा, ठीक है। डिस्प्ले करने का मतलब डेस्कटॉप पर रहिएगा आप और F5 बटन दबाइएगा तो ये रिफ्रेश करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आप पावर पॉइंट में हैं और पावर पॉइंट में F5 बटन दबाएंगे तो क्या होगा। जब F5 बटन पावर पॉइंट में दबाइएगा तो जो आपका स्लाइड है, ये जो स्लाइड है ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्लाइड है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 20 गो स्लाइड है, ठीक है ना, आपके पास 20 गो स्लाइड है। आप अभी ये मान लीजिए 18 नंबर का स्लाइड है, या फिर जितने भी नंबर का स्लाइड होगा, डॉट डॉट मैंने बीच में करता हूँ, बीच में भी स्लाइड है। जैसे अभी आप 18 नंबर स्लाइड पे हैं, जैसे ही आप F5 बटन दबाइएगा ये फर्स्ट नंबर स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर स्लाइड से प्रेजेंटेशन चलाना शुरू कर देगा। तो आप कोई भी स्लाइड में रहिएगा, आपको फर्स्ट नंबर स्लाइड पर जाना होगा, चाहे फर्स्ट नंबर स्लाइड से वीडियो का स्टार्ट करना होगा या फिर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना होगा, तो आप F5 बटन दबाकर आसानी से कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, नहीं, F5 से इंसर्ट नहीं होता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो कंट्रोल P से होता है। प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए मैंने इसका कमांड लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल P, ये कंट्रोल+P होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल+S होता है। देखिए स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए आपको सही आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी, टैब बटन के बारे में पूछ रहा है। टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी कि टैब जो कुंजी है इसका प्राइमरी फंक्शन पूछ रहेगा, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा। अब ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने टैब के बारे में काफ़ी पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जितने भी 4-5 वीडियो हुआ है सब में टैब के बारे में अच्छा से बताया हूँ। कह रहे हैं कि प्रीवियस ऑप्शन या कंट्रोल पर वापस जाना, नहीं, गलत है। करेंटली हाईलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इससे भी नहीं, इंटर से सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट किससे होता है, तो इंटर बटन से सिलेक्ट होता है। मैंने इंटर के यहाँ से लोगो लगा दे रहा हूँ, ये इंटर का लोगो होता है। करेंट डायलॉग बॉक्स या मेनू को क्लोज करना, इससे क्लोज नहीं होता। क्लोज किससे होता है, अगर डायलॉग बॉक्स रहेगा तो ESC से क्लोज होता है, ठीक है। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना, हाँ ये मूव करने के लिए बात करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप इस ऑप्शन पे है, इस पे टैब दबाइएगा तो इस ऑप्शन पे आइएगा, फिर टैब दबाइएगा तो इस ऑप्शन पे आइएगा, ठीक है। ये जंप करने का काम करता है। तो फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करता है, अगले ऑप्शन या चाहे जो भी होगा कंट्रोल को मूव करता है, दूसरे पर जंपिंग करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए सेक्शन फीचर क्या होता है।
जैसे आपके पास बहुत सारा स्लाइड है, जैसे ये भी देखिए, ये भी स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, आपको स्लाइड दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर 2-4 स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैंने इन 3 स्लाइड को चाहे 2 स्लाइड को एक सेक्शन में डाल दे रहा हूँ। जैसे ये जो है ना, मैंने इसका नाम दे रहा हूँ, ये जैसे सेक्शन ए मैंने नाम दे रहा हूँ। बाकी ये जो 2 स्लाइड है इसको सेक्शन बी नाम दे रहा हूँ। ये आपको नाम देने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप सेक्शन सेलेक्ट करिएगा तो नाम आएगा। सेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना होगा उसी स्लाइड पर क्लिक करके सेक्शन पर क्लिक करिएगा, आ जाएगा। मैंने अभी करके दिखाऊंगा अभी आपको। आगे करना है तो आगे भी सेक्शन ले लीजिएगा, नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इससे हो गया क्या? अच्छा चलिए, ऑप्शन के माध्यम से ही बता रहा हूँ। कह रहा है कि एडिट और प्रेजेंटेशन करने के दौरान बेहतर व्यवस्थापन और नेविगेशन के लिए प्रेजेंटेशन को लॉजिकल समूहों में विभाजित करना एकदम बिल्कुल और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि जैसे एडिट करने में आसानी हो जाएगा, किस सेक्शन का आपको एडिट करना है उस सेक्शन पर क्लिक करिएगा तो सारे के सारे ये जो स्लाइड हो आपके सामने होगा। इस सेक्शन को एडिट करना होगा तो ये आपके सामने होगा। उसके बाद में इसका नेविगेट करने के मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जो स्लाइड सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड बनाया हूँ, ये जो 3 स्लाइड है कंप्यूटर का है तो मैंने यहाँ ए नाम ना लेकर कंप्यूटर लिख दूंगा। ये जो 2 स्लाइड है ये जैसे मान लीजिए मैथ का है तो मैंने यहाँ पर बी नाम ना लिखकर मैथ लिख दूंगा। और ये अगला स्लाइड जो है हो सकता है कि साइंस का है तो मैंने साइंस लिख दूंगा। अगर मुझे कंप्यूटर में ही इसको स्लाइड बाई स्लाइड करना होगा तो हो सकता है ये जो दोनों स्लाइड हो, मैंने इसके MS वर्ड के क्वेश्चन ऐड किया हूँ तो वर्ड के बारे में है, ये दोनों स्लाइड एक्सेल के बारे में, आगे स्लाइड पावर पॉइंट के बारे में, आगे स्लाइड हो सकता है कि PSD फोटोशॉप के बारे में हो। तो इस तरीक़ा से अपने सुविधा के लिए विभाजन करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब समझ गए होंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट को मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है? MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट के मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड को पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है? तो चलिए इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। एक ऑप्शन होता है रीयूज स्लाइड, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रीयूज स्लाइड का जब यूज करिएगा तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई दूसरा स्लाइड है और ये कोई दूसरा स्लाइड है, ठीक है। अब इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे इसमें भी A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी होगा कंटेंट को मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना, मतलब आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा कौन देता है? अब इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। डिटेल में समझाने का मतलब, जैसे यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को जो कंटेंट इस पे है मुझे अगला स्लाइड पर भी यही कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? अच्छा, कंटेंट कहने का मतलब कि इसका जो स्टाइल है ना, स्टाइल को कॉपी नहीं करेगा, ये स्टाइल को कॉपी नहीं करेगा। स्टाइल करने का मतलब कि फ़ॉन्ट जो है उसे मायने नहीं रखेगा, हो सकता है आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट किए होंगे, कलर दूसरा किया है, तो ये सब नहीं मायने रखेगा। क्या होगा, जैसे स्टार्ट में जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर होगा, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, वो सिर्फ लागू करना होगा। मतलब इसका स्टाइल नहीं कॉपी करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट कॉपी करना होगा। लिखा भी होगा, यहाँ पर लिखा है फीचर को कंटेंट, और हाँ कंटेंट को करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर रीयूज स्लाइड का यूज ऑप्शन, जैसे ये टैब मेनू में होम मेनू में मिलेगा तो रीयूज स्लाइड का ऑप्शन का यूज कर लेंगे। रीयूज स्लाइड ऑप्शन का यूज करते वक्त ये सारे के सारे कंटेंट जो है इसमें आ जाएगा और इसका इफेक्ट भी नहीं दिखाई देगा आपको, इस पर इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदल सकते हैं? डॉक्यूमेंट के मार्जिन को कैसे बदलेंगे? अच्छा, मार्जिन आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब हिंदी में बोले तो इसको चौथाई बोला जाता है। जैसे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, और इधर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूँ ब्लैक से, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है और ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो ब्लैक कलर का इधर स्पेस है ये वाला है, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते थे। और इधर भी आपको जो थोड़ा सा स्पेस दिखाई देगा, आप इधर भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया होता है ये मार्जिन का एरिया होता है, ठीक है ना। ये जो एरिया होता है मार्जिन का होता है, ऊपर वाला जो होता है एरिया ये हेडर का होता है। और नीचे भी
जब यहाँ पर लिखते वक्त आइएगा तो नीचे भी इतना एरिया छूट जाता है, और ये जो एरिया होता है ये किसका होता है, तो फुटर का होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी पेज का या फिर किसी डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना होगा। जैसे मार्जिन सेट करने का मतलब हो सकता है कि मार्जिन आपको ज़्यादा लग रहा है, मतलब ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसको कम कैसे करेंगे, हो सकता है कम है तो इसको ज़्यादा कैसे करेंगे, ये सारे के सारे सेटिंग कैसे होता है। तो इसके लिए मार्जिन सेट करना होगा, पेज का सेटिंग करना होगा, या फिर ओरिएंटेशन सेट करना होगा, तो सारे के सारे कहाँ से होता है, लेआउट टैब से होता है, यानी कि लेआउट मेनू से होता है। चले जाएगा लेआउट मेनू में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्जिन। मैं अभी दिखा भी दे रहा हूँ, ये डिज़ाइन में नहीं मिलेगा, ना रिव्यू में मिलेगा, और नहीं इंसर्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो ये सारे के सारे लेआउट में मिलेगा। यहाँ से मेरा ये मान लीजिए वर्ड खुल गया, मैंने आ गया यहाँ से लेआउट मेनू में, और लेआउट में आपको यहाँ देखिए मार्जिन दिख रहा होगा, फर्स्ट में मार्जिन, ये आपको कैसा मार्जिन चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टॉप में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना, बटन में कितना, राइट में कितना। तो आप ये जो पहले से दिया हुआ सैंपल है इसमें से ले सकते हैं। अगर इसमें से नहीं लेना है, आपको खुद से छोड़ना है, जैसे आपको ऊपर से 1 इंच छोड़ना है, नीचे से 1 इंच, 1 इंच या सॉरी सेंटीमीटर, राइट से भी 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट से भी 1 सेंटीमीटर। तो आपके इच्छा अनुसार इसमें जब नहीं मिलेगा, आप सोच रहे हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ उस तरीका का मार्जिन छूटे, तो आप चले जाइएगा कस्टम मार्जिन में, और कस्टम मार्जिन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ टॉप में कितना छोड़ना आपको लिखने का परमिशन देगा। जैसे मैंने अभी बोला 1 cm, तो यहाँ मैंने 1 cm लिख दूंगा। यहाँ पर भी बटन में कितना छोड़ना है, तो 1 cm छोड़ना है, तो यहाँ पर भी 1 छोड़ना है, या फिर हो सकता है 1.5 छोड़ना है, तो 1.5 लिख देंगे यहाँ पर। मतलब खुद से ये सेटिंग करके, मतलब खुद से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए ऊपर में कर्सर अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ नहीं था, पहले कहाँ था, तो पहले यहाँ से लिखा रहा था। मैंने जैसे 1 इंच किया, तो ये वाला 1 इंच छोड़ दिया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 इंच छोड़कर नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए आप समझ गए होंगे, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसकी सबसे ज़्यादा आसानी से हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, इसके बारे में बोल रहा है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने के बाद में लड़का लोग डर जाएगा कि ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो जो लड़का मतलब वर्ड में काम कर रहा होगा, एमएस वर्ड में काम किया होगा, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा इधर उधर हो गया, मैंने एडजस्ट कर ले रहा हूँ, वेट। इसको मैंने पहले आपको करके दिखा रहा हूँ, इससे होता क्या है। उसके बाद में आपको, जैसे मान लीजिए ये मेरा वर्ड है, मैंने इसमें कुछ वर्ड टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, चलिए 5 के पैराग्राफ मैंने ले रहा हूँ, इंटर बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। जैसे अब मैंने इसमें कुछ इमेज ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट मेनू में, और यहाँ से इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से इमेज में, और डिवाइस में चले जाएंगे। देख रहे हैं मेरे सिस्टम में इमेज है कि नहीं है। हाँ, चलिए ये मेरा लोगो ही है, मैंने इस लोगो को इंसर्ट करा दिया। देखिए जैसे जैसे ही ये लोगो इंसर्ट हुआ, टेक्स्ट देखिएगा इधर उधर हो गया। मैंने छोटा करके दिखा रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट इधर उधर हो गया। अब इधर उधर करेंगे ना तो नहीं जाएगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब अपने आसानी से नहीं जा पाएगा। या तो नीचे चल जाएगा या फिर ऊपर चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये कर रहा है कि जब आप किस इमेज को टेक्स्ट के बीच में ड्रैग करिएगा तो कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो ये टेस्ट रैप में चले जाएंगे, वर्ड रैप जो लिखा हुआ है रैप टेस्ट में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, स्क्वायर, टाइट, थ्रू। मैंने फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए थ्रू दिया हुआ है, टाइट दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, ये भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए बिहाइंड टेक्स्ट और ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये भी लिखा हुआ है। तो कौन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, या तो आप बिहाइंड टेक्स्ट कर लीजिए या फिर इन फ्रंट टेक्स्ट कर लीजिएगा। अगर आप, अच्छा बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक। इन फ्रंट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। मैंने बिहाइंड करके दिखा रहा हूँ, देखिए। अच्छा, इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, और मैंने इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए जो लोगो दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट के पीछे है। अच्छा इसको, अच्छा चलिए और एक आपको बात बता दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे अभी इसको जब मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट के पीछे है। टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, तो नहीं होगा। तो आप होम मेनू में चले जाइएगा। होम मेनू में जाने के बाद में यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिटिंग, और एडिटिंग में जाने के बाद में सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट। और सिलेक्ट में पूछेगा क्या, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट।
उस पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा, देखिए अब ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ड्रैग हो रहा है। अब इसको ड्रैग करने के बाद में जो टेक्स्ट है इधर-उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया, आप जो मर्ज़ी इसको वो कर सकते हैं। मैंने इसको फ्रंट ऑफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ रैप टेस्ट में आ जाइएगा और इन फ्रंट ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिए आ गया टेक्स्ट के ऊपर। अब जब ऊपर रहेगा तो इसको सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। जब बैक में रहता है ना, तब इसको सिलेक्ट करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो अब इसको मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो गया है ये। ऑप्शन आपका यही कह रहा था, यानी क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था कि कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी दे। आप समझ गए होंगे, मैंने करके दिखा दिया था कि बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से ले लेंगे, ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी थ्रू भी देख लिए, टाइट भी देख लिया, स्क्वायर भी देख लिया। इसमें क्या होता था कि जैसे मैंने जब इमेज को रख रहा था या फिर किसी आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज इधर उधर हो जाएगा, इमेज को ले जाने में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो फ्लेक्सिबल के लिए बस बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जब आप MS पावर पॉइंट 365 में किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि इंपोर्टेड स्लाइड अपनी मूल फॉर्मेटिंग में रहे? अच्छा, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, इसको ध्यान देंगे। और यहाँ पर हाँ, इंपोर्टेड स्लाइड, ये इंपोर्ट का बात कर रहा है। एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट, ठीक, और एक होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। बस वही वाला बात कर रहा है ये वाला। इंपोर्ट का मतलब कि बाहर से जो भी आपको फाइल फोल्डर, मतलब अन्य प्रोग्राम के डेटा, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड में एंट्री कराना है, ओपन करना है, तो आप इंपोर्ट करके करा सकते हैं। जैसे वर्ड के फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है तो एक्सपोर्ट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वर्ड का फाइल है PDF में चेंज करना है तो आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करना होगा और आप PDF में चेंज कर सकते हैं। चलते प्रश्न ऑप्शन की तरफ, कौन सही होगा। कह रहा है कि रियूज स्लाइड पैन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। हाँ, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पावर पॉइंट में भी बात, इसके पहले भी बात बताया था और यहाँ पर भी इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 365 में ऑटो फिल फीचर का उद्देश्य क्या है। एक एक्सेल में ऑप्शन होता है ऑटो फिल, तो पूछ रहा है ऑटो फिल से क्या होगा। जैसे ये मेरा स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड सॉरी, ये तो एक्सेल है तो इसमें स्लाइड नहीं बोलेंगे, इसको इसको हम वर्कबुक बोलेंगे, ठीक। मैंने थोड़ा सा स्लाइड बना ले रहा हूँ। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें डू लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें भी डू लिख कर आ जाएगा, इसमें भी डू लिख कर आ जाएगा, इसमें भी डू लिख कर आएगा, तो ये आपको बार बार लिखना ना पड़े, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल। ऑटो फिल जैसे ही करेंगे, अब जहाँ तक सिलेक्ट किए होंगे वहाँ तक दो 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 लिख कर आ जाएगा। और इसका मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा, डायरेक्ट मैं एक्सेल में ही बता दे रहा हूँ। ये रहा मेरा एक्सेल का फाइल, मैंने यहाँ से एक्सेल ले रहा हूँ, ठीक। और मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सा दिखाई दे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ तक सिलेक्ट किया हूँ ना, यहाँ तक 4 4 4 लिख कर आ जाएगा, ऑटो फिल हो जाए, ठीक है। तो होम मेनू में चले जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिल का, यही वाला ऑटो फिल है, देखिए लिख रहा है यहाँ पर फिल। जैसे कर चले जाएंगे नीचे लिखेगा। तो सिलेक्ट किससे, मतलब किधर सेलेक्ट किए हैं, डाउन में सेलेक्ट किए हैं कि राइट में कि अप में कि लेफ्ट में, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर डाउन है, डाउन हो जाएगा, राइट होगा, लेफ्ट अप होगा, लेफ्ट होगा। तो मैंने डाउन में सेलेक्ट किया हूँ, तो जैसे ही डाउन पर क्लिक करेंगे देखिए 4 4 4 लेकर आ गया, ठीक। अब मैंने लेफ़्ट में सेलेक्ट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, जैसे डी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसको लेफ़्ट में सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में जैसे ही मैं फिल पर क्लिक कर दूँगा और राइट वाला, सॉरी मैंने राइट में सेलेक्ट किया हूँ, तो राइट वाला पर क्लिक कर देंगे, देखिए डी 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 करके आ गया, ठीक। अब आपको यहाँ से नहीं करना होगा, माउस ले करना होगा। तो आप ये फर्स्ट लेटर लिखिएगा, उसके बाद में इसी को सिलेक्ट करिएगा, जो यहाँ पर छोटा सा ब्लू कलर दिख रहा है ना, स्क्वायर, छोटा स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, इस पर ले जाइएगा ना, तो जो मेरा ये माउस का कर्सर है, बड़ा प्लस ले छोटा प्लस बन जाएगा, देखिए छोटा प्लस बन गया। इसको पकड़ के जिधर खींचना है उधर खींच दीजिएगा, जिधर खींचिएगा ना उधर ऑटो फिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, देखिए ऑटो फिल हो गया। लेकिन आपको ये वाला नहीं पूछा था, ये वाला पूछा था, ठीक है ना। तो आपको इससे जवाब देना होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन से जवाब देना होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इससे जवाब देना होगा। चलिए ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। कह रहा है कि मानव की रेंज का स्वचालित रूप से योग करना। योग तो हुआ नहीं है, जोड़ करने की कोई बात नहीं कर रहा है, ये ऐड करने को बोल रहा है। आगे करेगा सेल कंटेंट की कॉपी बनाना या पैटर्न जारी रखना। हाँ,
जो भी सेल होगा, जो भी सेल में लिखे होंगे उसका कंटेंट को कॉपी करना, मतलब कॉपी बनाना, जैसे 2 2 2 2 फिल हो गया, या फिर पैटर्न का जारी रखा, जैसे पैटर्न मेरा जारी है 1 2 2 2 2, ये पैटर्न क्या है मेरा जारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्राथमिक मेमोरी क्या होता है और द्वितीयक मेमोरी क्या होता है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो गो आ जाता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ये प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इसमें हो सके ये जैसे HDD हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। दूसरा मैं लिख सकता हूँ SSD हो जाएगा, ये इसी का पार्ट है। और तीसरा में मैं लिख सकता हूँ कैश मेमोरी हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट्स होता है और ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी पहले जान गए, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। ये क्या होगा, ये फास्ट काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा लो काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। किसके अपेक्षा, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा स्लो काम करेगा, जबकि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट काम करता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसका स्टोरेज क्षमता कम होता है। जो इसका स्टोरेज क्षमता है ना, ये स्टोरेज क्षमता जो इसका होता है ये कम होता है, ठीक है। जबकि इसका बोलेंगे, बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज क्षमता, तो इसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है। और आगे बात करेंगे, चलते हैं प्रश्न की तरफ, उसमें देखेंगे क्या होता है। आइए प्रश्न में कि हमको बताना है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में संबंध में कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि निर्देशों को संसाधित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी दोनों ही CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। नहीं, ये गलत है। आगे बोल रहा है कि द्वितीयक मेमोरी वोलेटाइल होता है। द्वितीयक मेमोरी, अच्छा वोलेटाइल का मतलब बता रहा था आपको, भूलने वाला। तो द्वितीयक मेमोरी जो होता है भूलने वाला होता है, यानी जो हार्ड डिस्क जो है, जैसे हार्ड डिस्क बोले तो आपका चिप हो जाएगा, आपके मोबाइल में जो स्टोरेज डिवाइस होगा वो हो जाएगा, तो वो तो भूलने वाला है नहीं। उसमें अगर आप जो कोई एक फ़ोटो या फिर वीडियो रख दिए हैं, अब तब तक वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो वो तो वोलेटाइल होगा नहीं, सॉरी वो तो नॉन वोलेटाइल नहीं होगा, तो वोलेटाइल होगा। तो द्वितीयक मेमोरी क्या है, वोलेटाइल होता है। नहीं सॉरी, नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल नहीं होता है, यानी कि वो भूलता नहीं है। जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, नहीं। अगर बिजली बंद भी होगा तो हार्ड डिस्क से डेटा कभी भी नष्ट नहीं होगा जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे या फिर वो ख़राब नहीं हो जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी का उपयोग दीर्घकालिक स्टोरेज के लिए किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी का उपयोग दीर्घकालिक स्टोरेज के लिए किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा को अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। अस्थायी कैसे हो जाएगा, द्वितीयक मेमोरी में तो अस्थायी डेटा होता है, परमानेंट होता है। आप हार्ड डिस्क में या फिर आपके मोबाइल में जो चिप है, स्टोरेज डिवाइस है, उसमें तो आप अस्थायी स्टोरेज जमा करते हैं, अस्थायी थोड़े, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें बात करें तो प्राथमिक मेमोरी में दीर्घकालिक स्टोरेज नहीं होता है। क्या होता है, इसमें अल्पकालिक होता है, मतलब थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आगे कहें, अच्छा अगला तो अब तो सही हो जाएगा, अब तीनों गलत है तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी तेज होती है। हाँ, मैंने अभी तुरंत चर्चा भी किया था कि जो प्राथमिक मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। एकदम बिल्कुल ही सही है, इसका स्टोरेज क्षमता कम होता है, क्योंकि रैम जो होता है 2 GB 4 GB 8 GB ऐसे करके आता है, जबकि हार्ड डिस्क जो होता है वो 500 GB 1000 GB 1 TB इस टाइप से आता है वो। उसके बाद में, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा द्वितीयक मेमोरी धीमी होता है। और एक बात करेंगे, जो HSD होता है, हार्ड डिस्क होता है, HDD, ये SSD से धीमी होता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सॉलिड डिस्क ड्राइव से क्या होता है, ये स्लो होता है और ये फास्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है, एकदम सही है। स्टोरेज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अधिक मात्रा में स्टोर कर रहा है। आपके मोबाइल में जितनी भी डेटा है सबका सब यही रखता है, द्वितीयक मेमोरी रखता है। आपके कंप्यूटर में जितनी भी डेटा है सबका सब द्वितीयक मेमोरी ही रखता है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
चलिए, तो मैंने समझा दिया कि विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फ़ोल्डर के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है। अच्छा, शॉर्टकट बनाने की सुविधा के बारे में बताया। अच्छा, शॉर्टकट क्या होता है? जो भी आप फाइल फ़ोल्डर का शॉर्टकट बनाइएगा ना, तो इस पे एक ऐसे एरो करके चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना? जब एरो का चिन्ह आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा वो क्या है? वो किसी न किसी फाइल का शॉर्टकट है या फिर किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट है। मैंने ऐसे आपको दिखा भी दूँगा। तो इसके लिए एक क्विक एक्सेस होता है। क्विक मतलब जल्दी, जल्दी एक्सेस करने के लिए उसको क्या कर देंगे हम? जल्दी एक्सेस करने के लिए उसे शॉर्टकट बना देंगे। ये थोड़ा-सा हाँ, ठीक है। आपको शॉर्टकट मैं दिखा रहा हूँ कि शॉर्टकट क्या होता है। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज़। मुझे डेस्कटॉप पाना होगा। देखिए यहाँ पर जो इंटरनेट आईडीएम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये शॉर्टकट है। ये कोरल ड्रा है, जैसे कोरल ड्रा का जो फाइल है, इसका मेन फाइल जो है वो सी ड्राइव में जमा है, लेकिन इसको जल्दी से क्विक एक्सेस करने के लिए, क्विक ओपन करने के लिए मैंने इसका डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना के रखा हूँ। आप भी किसी भी फाइल फोल्डर या फिर किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड का शॉर्टकट बनाना होगा तो न्यू में चले जाइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में, यहाँ पर वर्ड ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पर वर्ड है, इंटर बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। अब राइट क्लिक करके शॉर्टकट, जैसे अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट उसका फाइल बन गया। शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ से करिएगा। मैंने इसका शॉर्टकट बनाना है फोटोशॉप का, डायरेक्ट इसको ड्रैग करके और डिस्प्ले पर छोड़ दीजिएगा। देखिए फोटोशॉप यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर फोटोशॉप आ गया है, ये दिख भी रहा है। देखिए यहाँ पर एरो भी दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? जो मेन फाइल है, मेन फाइल का ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी से एक्सेस कर सकते, जल्दी से ओपन कर सकें। तो क्विक एक्सेस करने के लिए होता है, तो इसको क्विक एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ये गलत बना दिया हूँ। ये जो एरो है ना, एरो कैसे होता है? आगे की तरफ होता है, ठीक है ना। इसका एरो इस तरफ का होता है, ठीक है। शॉर्टकट का एरो कैसे होगा? थोड़ा सा ऐसे होगा एरो। तो आप शॉर्टकट के बारे में समझ गए होंगे शॉर्टकट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि एमएस एक्सेल के नए संस्करणों जैसे 2019 में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? यानी कि एक्सेल का फाइल फॉर्मेट पूछा है। मैंने कल बहुत ही बढ़िया से आपको बताया था एक्सटेंशन नाम के बारे में। एक्सटेंशन नेम, आज आपसे क्वेश्चन वही पूछा हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। एक्सटेंशन नेम के बारे में पूछा है। तो एक्सटेंशन नाम एक्सेल का क्या होता है, मैंने कल आपको बताया भी था। आप जो ये वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल का दोनों नाम हो, जैसे एक्स एल एस एक्स, ये भी सही है, और एक्स एल एस, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया है, 2019 वर्जन का नाम दे दिया है। ये 2019 के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि 2000 और 2007 और प्लस के जितने भी संस्करण होंगे उनके सभी के लास्ट में एक्स लगा हुआ है। इसके पहले जितने भी संस्करण हैं उनके मतलब उसमें एक्स नहीं लगा होगा। तो 2016 की बात कर रहा है, सॉरी 2019 की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ये वाला सही आंसर हो जाएगा, डॉट एक्स एल एस एक्स हो जाएगा। और मैंने एक्सटेंशन के बारे में खूब बढ़िया से बताया था कि एक्सटेंशन नेम क्यों होता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो पीछे जाकर जरूर देखिएगा। ये तो पीडीएफ का होता है, डॉट पीडीएफ, ये पीडीएफ का होता है, मतलब कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का ये एक्सटेंशन नेम होता है। ये एक्सेल का ही होता है, बट 2007 से पहले वाला का होता है। और सीएसवी ये हो, ये तो मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है किसी का होगा, ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप इस पर लिख रहे हैं, लिखते 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 यहाँ पर भी लिखे हैं, अब सेक्शन को ब्रेक करना है, सेशन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब ये जो यहाँ से लिख रहे हैं टेक्स्ट हट कर अगले पेज में आ जाएगा, इसी को बोलेंगे सेक्शन ब्रेक, ठीक। तो ऑप्शन के द्वारा देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि समान फॉर्मेटिंग को बनाए रखते हुए एक नया पैराग्राफ शुरू करता है, ठीक है। आगे चलेंगे, यह एक ही पेज पर डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों के बीच एक विजुअल डिवाइडर बनाता है। आगे चलेंगे, यह एक ही पैराग्राफ के भीतर मैनुअल लाइन ब्रेक इंसर्ट करता है। आगे करेगा, यह करेंट सेशन को समाप्त कर और अगले पृष्ठ पर एक नया सेशन प्राप्त करता है। हाँ, मैंने भी आपको अभी यही बताया था, अगले पृष्ठ पर एक नया सेशन प्रारंभ करता है, यानी कि इस पेज से हटकर अगला पेज पर आकर एक नया सेशन प्रारंभ कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा है कि कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसको जल्दी ही कर लेंगे क्योंकि कैश मेमोरी के बारे में आपको बता चुका हूँ। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होता है, बिल्कुल सही है। मुझे गलत बताना है कौन गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कैश कैश मेमोरी त्वरित त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है। त्वरित मतलब जल्दी जल्दी प्राप्ति के लिए। मैंने पीछे भी आपको कैश मेमोरी के बारे में यही बात बताया हूँ कि जल्दी प्राप्त करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा कहीं मैंने मिस्टेक लिख दिया था। कैश CA होता है ना, हम कैसे लिखे थे, हाँ कैश थोड़ा गलती लिख दिया था, आप लोग सुधार लीजिएगा। CACH ही होता है, मैंने जबकि CASH लिख दिया था। कैश वो नोट वाला मैंने कैश लिख दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान में नहीं था। आगे कह रहा है कि कैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का एक रूप होता है। इसमें कौन गलत बताना है। सेकेंडरी मेमोरी का एक रूप होता है, कैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का एक रूप होता है, नहीं गलत है, सेकेंडरी मेमोरी का रूप नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी के ही रूप में आएगा। कैश मेमोरी CPU के निकट या अंदर स्थित होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप होता है। मैंने तो लगता है आगे थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी में इसको डाल दिया हूँ। सेकेंडरी मेमोरी का रूप नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी का रूप होता है। आइए देख लेते हैं। हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा सुधार कर ले रहा हूँ। ये जो होता है किसका होता है, प्राइमरी मेमोरी का होता है, सेकेंडरी मेमोरी का नहीं होता है। अच्छा, यहीं पर भी मैंने गलत लिखा था। चलिए आप चलते हैं थोड़ा अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप होता है। गलत है, सेकेंडरी स्टोरेज का नहीं होता, किसका होता है, प्राइमरी स्टोरेज का होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडो OS टूल का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो दिनांक है, यानी कि जो डेट है, डेट को चेंज करना है और समय को चेंज करना है, तो कहाँ से होगा। जैसे मोबाइल में आपको समय और डेट चेंज करना होता है तो कहाँ से करते हैं, तो मोबाइल के सेटिंग में चले जाते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में भी बताया हूँ कि कंप्यूटर का अगर सेटिंग करना होगा तो कहाँ चले जाएंगे, कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में जाकर डेट और टाइम दोनों चेंज कर लेंगे, ठीक। बाकी ये सब गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विंडो 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कई खुली विंडो और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। माने जल्दी पहुंचने की सुविधा देता है। 11 हो या फिर 10 हो, कोई भी हो, कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर उपयोगकर्ता को कई खुली हुई विंडो, मतलब एक से अधिक विंडो खुला हुआ है, एक से अधिक प्रोग्राम खुला हुआ है, एक से जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारा खुला हुआ है, आपको जल्दी से स्विचिंग करना है, मतलब जल्दी से एक दूसरे में जाना है। जैसे अब मैंने अभी देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट, ये वर्ड, ये एक्सेल, ये मेरा जिसमें मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ वो वाला है। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्चुअल डेस्कटॉप त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा कौन दे रहा है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, टास्क बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टास्क बार सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क व्यू, ठीक। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है और यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज़ फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। डिजाइन आइडियाज़, इसके बारे में बात कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये सॉरी, ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसका मतलब कि आप जब भी पावर पॉइंट ओपन करिएगा तो आपको कुछ प्री प्लान, मतलब प्री तरीका से, इसको बोल सकते हैं रेडीमेड, इसको रेडीमेड यूज कर सकते हैं। मतलब पहले से स्लाइड में कुछ कुछ ऐड किया हुआ, आपको एक आइडिया दे देगा स्लाइड को कैसे ऐड करना है, स्लाइड को कैसे बनाना है। मतलब कि प्री प्रेजेंटेशन ऐड करके दे देगा या फिर प्री स्लाइड को ऐड करके दे देगा, आपको आइडिया दे देगा कि किस तरीका से आपको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने करके दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ से, आप ज़्यादा जल्दी समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया पावर पॉइंट और यहाँ पर जैसे न्यू स्लाइड पर करिएगा, देखिए यहाँ से ये सब जो है ना ये प्री है, मतलब कहने का मतलब ये सब क्या है, रेडीमेड है, पहले से बनाया हुआ है। इसमें से आप जो भी चाहिए वो आप जैसे ही क्लिक करिएगा पेज में वही वाला ऐड हो जाएगा। देखिए ये वाला ऐड हो गया, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फोटो आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, इस टाइप से इस पर क्लिक करेंगे कैमरा चालू हो जाएगा, फिर इंसर्ट वीडियो वाला आ जाएगा। तो ये सब बोल रहा है कि ये सब क्या है, मतलब किस तरीके का आपको आइडिया दे रहा है, तो मतलब कैसे आपको स्लाइड को क्रिएट करना है, स्लाइड कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में ये सब बताता है। आपको ब्लैंक लेना है, मतलब ये सब नहीं लेना है, ब्लैंक पे चले जाइएगा और अपने से जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब मैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना। हाँ,
प्री डिजाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्री डिजाइन टेम्पलेट सिलेक्ट करना। प्री डिजाइन मतलब पहले से जो डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेंगे कि प्रेजेंटेशन के विषय में आधार पर प्रारंभिक कंटेंट के साथ स्लाइड को स्वचालित रूप से, ये भी तो नहीं होगा, स्वचालित रूप से प्रेजेंटेशन कंटेंट का कई भाषाओं को अनुवाद करना, एक ही प्रेजेंटेशन पर कई एक साथ। चलिए ये सब गलत है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने इसको गलत कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए धन्यवाद आप सभी को। और ये वीडियो जो अच्छा लग रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि बीच में आप सभी को मैंने डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्त के पास शेयर भी करिएगा। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं काम आएगा, तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा तो आपसे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मेरा कंटेंट ही बोलेगा, मेरा पढ़ाने का आइडिया ही आपको बोलेगा। अगर समझ आ रहा है तो ज़रूर ये करिएगा, इससे हम ज़रूर ही इससे प्रेरित होते हैं। और चलिए चलते हैं, अब कल मिलेंगे, जो भी होगा कल देखेंगे अगले क्लास में।